हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल इन मार्क्सिस्ट थॉट। सो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट पे जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे वो हम समझ रहे हैं आज के लेक्चर में। तो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे पहले कि व्हाट इज़ द फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड व्हाट आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूं इससे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई एकेडमिक नीड है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल आपका एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स था जो एसोसिएटेड थे बेसिकली किससे, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च इन फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है। ओके, फ्रैंकफर्ट स्कूल पर हालांकि मैंने एक सेपरेट डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, बट स्टिल यहाँ पर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसके पहले कि हम मेजर कंट्रीब्यूशन को समझें। अगर आपको डिटेल में क्रिटिकल थ्योरी इन फ्रैंकफर्ट स्कूल देखना है, वीडियो देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सोशल रिसर्च इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी से एसोसिएटेड था, और ये स्कूल जाना जाता है अपने यूनिक अप्रोच को डेवलप करने को लेकर। ये यूनिक अप्रोच क्या था? क्रिटिकल थ्योरी एंड कल्चरल एनालिसिस, जो सोसाइटी को समझने के लिए, सोसाइटी को शेप करने में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, इससे रिलेटेड इन्होंने अपना क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच दिया था और कल्चरल एनालिसिस की थी। जैसे हम जब कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि भाई सोसाइटी किसके द्वारा शेप की जा रही है? इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो 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 क्लासेस हैं सोसाइटी में उनकी रिलेशनशिप क्या है, इस आधार पर सोसाइटी शेप होती है। तो सोसाइटी का एनालिसिस कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप किया और कल्चरल एंड सोशल एनालिसिस को भी इम्पोर्टेंस दी सोसाइटी को समझने के लिए। गेटिंग इट? ये एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे किसके? फ्रैंकफर्ट स्कूल के मार्क्सिस्ट थॉट में। अभी हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। सो कोर कंसर्न क्या था इन ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से कंसर्न थे? जैसे कि स्पेशली जो आपके हर्खाइमर थे, अडोर्नो हो गए, बेंजामिन हो गए, मार्क्यूज हो गए, ये कुछ स्कॉलर्स थे, पॉपुलर स्कॉलर्स थे इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के। और इनका मेजर या कोर कंसर्न क्या था कि भाई ये जो मास कल्चर राइज हो रहा है ना, इसके प्रति इन्होंने अपने कंसर्न्स को एक तरीके से यहाँ पर प्रकट किया, और किस तरीके से ये मास कल्चर सोसाइटी को शेप कर रहा है। और अगर हमें सोसाइटी को समझना है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना है, तो हमें इस मास कल्चर का जो कंसेप्ट है इसे समझना होगा। देखो, फ्रैंकफर्ट स्कूल का ये मानना था कि जो कार्ल मार्क्स के थॉट है ना, इसमें एक मेजर लिंक मिसिंग है बेसिकली। ये जो मेजर लिंक मिसिंग है ये क्या है? ये कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स ने जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया कि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी का एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर किया, जो मैटर था, मटेरियल फैक्टर्स। और कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स शेप करते हैं सोसाइटी को और सोसाइटी के वेरियस स्ट्रक्चर्स को। ओके, लेकिन जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स हैं ये कहते हैं कि नहीं, अभी इसमें एक डायमेंशन मिसिंग है। कार्ल मार्क्स केवल एक पर्टिकुलर डायमेंशन की बात कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, जबकि सोसाइटी को अदर फैक्टर्स भी शेप करते हैं। वो दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? आपके कल्चरल फैक्टर्स, राइट, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डायमेंशन जो सोसाइटी को शेप कर रहे हैं, ना कि केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स। गेटिंग इट? सो यहाँ पर मेजर क्वेश्चंस
को एक्सप्लेन किया जा रहा था कि भाई जो जैसा कि कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जब कैपिटलिज्म अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एक क्रांति लाई जाएगी प्रोलिटरेट क्लास के द्वारा। प्रोलिटरेट क्लास कौन सी थी? आपकी वर्किंग क्लास थी। गेटिंग इट? जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। जो आपके कैपिटलिस्ट स्टेट थे, यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, यहाँ पर रिवॉल्यूशन तो आई ही नहीं। इवन इटली हो गया, ये कैपिटलिस्ट स्टेट थे। और कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई जब कैपिटलिज्म अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वर्किंग क्लास एक रिवॉल्यूशन, क्रांति करेगी और इस सिस्टम को खत्म करके कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करेगी। बट ऐसा हुआ नहीं था, क्रांति तो आई नहीं। तो व्हाई रेवोल्यूशन नेवर केम इन द कैपिटलिस्ट स्टेट, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज? तो यहाँ पर क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर एक मिसिंग लिंक है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिज्म। यहाँ पर सिर्फ वो एक डायमेंशन से उन्होंने एनालिसिस किया था, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। जबकि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है यहाँ पर डोमिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से नहीं है, यहाँ पर डोमिनेशन आइडियोलॉजी की वजह से भी है, कल्चर की वजह से भी है। तो जो डोमिनेंट क्लास है वो अपनी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अपने कल्चर का इस्तेमाल करती है अपनी डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए, जबकि कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी और कल्चर वाला नोशन को रिजेक्ट किया था। गेटिंग इट? तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स थे, इन्होंने कहा कि दिस इज द रीजन जो रिवॉल्यूशन है वो नहीं आई है। ऐसा ही कुछ आपको एंटोनियो ग्राम्सी के पॉलिटिकल थॉट पर भी मिलेंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। गेटिंग इट? सो द फ्रैंकफर्ट स्कूल था, इन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं मार्क्सस थॉट पे और एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है टू शेप द क्रिटिकल थ्योरी। और ये मेजर कंट्रीब्यूशन को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहला कंट्रीब्यूशन है क्रिटिकल थ्योरी। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी को डेवलप किया। अब क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली बेस्ड है किस चीज़ पे? कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, इसमें से इन सोसाइटीज में जो डोमिनेशन है ना एक पर्टिकुलर क्लास का, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इनमें दो क्लासेस हैं, एक हैव्स क्लास, दूसरी हैव्स नॉट क्लास। हैव्स क्लास आपकी जो बुर्जुआ क्लास थी और हैव्स नॉट क्लास कौन सी थी? आपकी जो वर्किंग क्लास है, प्रोलिटरेट क्लास है। तो यहाँ पर जो पावर स्ट्रक्चर है, जो डोमिनेशन है, इसके हिडन जो मैकेनिज्म्स है उसको यहाँ पर अनकवर करने की कोशिश की गई क्रिटिकल थ्योरी के द्वारा। ओके, कि ये भाई इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, इसके पीछे इसके हिडन या छुपे हुए कारण क्या हैं? भाई सामने सामने हमें इनइक्वालिटी दिख रही है कि भाई हाँ इनकम की वजह से इनइक्वालिटी है। सिंपल सा अगर आपको नहीं समझ पे आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे इंडिया में इनइक्वालिटी क्यों है? आप ये देख रहे हो दो ग्रुप हैं, एक पुअर सेक्शन हो गया, एक रिच सेक्शन हो गया। और जो रिच सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, इनमें इनइक्वालिटी, असमानता किस वजह से है? इनकम की वजह से है। अब ये इनकम मतलब जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इस आधार पर है, वेल्थ के आधार पर। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया। दूसरा जो क्रिटिकल थ्योरी है ये इसका मानना है कि इस इनइक्वालिटी के पीछे इस इनकम और वेल्थ के अलावा कुछ हिडन फैक्टर्स भी हैं। हिडन फैक्टर्स जैसे कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में आपका कास्ट सिस्टम आ जाएगा, राइट, कास्ट सिस्टम आ जाएगा। देन इसके बाद से लोकेशन, जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज, एजुकेशन आ गया, आपका सोशल बैकग्राउंड आ गया। दीज आर दी हिडन मैकेनिज्म्स। और इवन कास्ट सिस्टम, भाई देखो रिच लोग डोमिनेंस कर रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन सोशल स्टेटस के में भी तो इनइक्वालिटी है, और सोशल जो स्टेटस है उसमें जो इनइक्वालिटी है वो इस कास्ट सिस्टम के द्वारा बनाया गया। और कास्ट सिस्टम के आधार पर जो ये एक्सप्लॉयटेटिव
जो लेवल्स बनाए गए उसमें भी तो एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट करता है। आप देखो अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, गेटिंग। तो हालांकि अभी हमें फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है ये चीज़ कि अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश करेंगे, बट ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। और अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर ये अभी सोशल जो इल्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ओके तो इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम के टर्म में ही नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म पे भी है। जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होंगी एज कंपेयर टू जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं। ये आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? तो यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रैंकफर्ट स्कूल का, जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उस पे, कि भाई सोसाइटी में सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर एनालिसिस मत करिए, जो अदर फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, जो डोमिनेंट क्लास है वो अपनी आइडियोलॉजी का भी तो इस्तेमाल करती है डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए, राइट। अपने कल्चर का इस्तेमाल करते हैं अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए। तो ये हिडन फैक्टर्स हैं, हिडन मैकेनिज्म्स हैं जो पावर डोमिनेंस को बनाए रखते हैं और समाज में इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन क्रिएट करते हैं। आप एग्री कर रहे हो इस बात से? एक्चुअली अगर आप आपके अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग रखो ना तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यहाँ पर निगेटिव थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो विजिबल फैक्टर्स हैं वो तो दिख रहा है, राइट, लेकिन जो इनविजिबल फैक्टर्स हैं, जो अनकवर हिडन जो हिडन मैकेनिज्म्स हैं, हिडन फैक्टर्स हैं, उनको भी आप समझ पाएं, उनको भी एनालिसिस कर पाएं आप। ये है क्रिटिकल थ्योरी कि समाज में इनइक्वालिटी क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ना कि केवल एक कारण है इकोनॉमिक फैक्टर्स। गेटिंग इट? अभी आपको क्रिटिकल थ्योरी समझ में आ गया, एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल टू द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट। सेकेंड है कल्चरल इंडस्ट्री। हमने ऑलरेडी देखा था कि कोर कंसर्न फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या था कि मास कल्चर जिस तरीके से बढ़ रहा था। कल्चरल इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो कल्चर है उसको किस तरीके से प्रोफेशनल वे पे बढ़ावा दिया जा रहा था। अब इसमें मास मीडिया का रोल, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ गाइज, गिव मी 1 मिनट, जिससे कि आपको बहुत थोड़ा सा मैं इसे भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपके लिए आसान हो जाए आपको ये पॉइंट को भी समझना। ओके अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, आंसर आप अपने आप लिख पाएंगे। गेटिंग इट? ओके नाउ डन। यस, सो कल्चरल इंडस्ट्री, कल्चर में क्या आता है आपका? कल्चर में बहुत कस्टम एंड ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब जो डोमिनेंट क्लास होती है वो अपने कल्चर को प्रमोट करती है बाय यूजिंग द मास मीडिया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा हो गया, ओके, पॉपुलर कल्चर्स। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये शेप करते हैं जो पब्लिक ओपिनियंस होते हैं उसको, और स्टेटस क्यू को मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर जो हम यहाँ पर मैं हमेशा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस, जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर भी मैं लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल लूँगी, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कल्चर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लें। सो ज़्यादातर आप देखोगे कि मीडिया के द्वारा इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। इवन बहुत सारे हमारे जो इंटरटेनमेंट जैसे कि सिनेमा एंड ऑल के द्वारा भी इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है और एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है, आर्टिफिशियल पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई जो इंग्लिश है ये सुपीरियर लैंग्वेज है। ओके, और जो इंग्लिश बोलता है वो इंटेलिजेंट लोग हैं। और इस स्टेटस क्यू को बनाए रखने के लिए मीडिया को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब दुनिया में यूएस अपनी हेजेमनी मेंटेन कर रहा है, या जो यूरोपियन या जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर ने इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया कि जो हमारा कल्चर है, हमारी आइडियोलॉजी है और हमारी जो लैंग्वेज है दैट इज़ सुपीरियर।
राइट कि हम हमारा जो कल्चर हम सुपीरियर हैं और जो एशियन कल्चर है वो इन्फीरियर है। ऐसा बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारे सिनेमा में ये चीज़ दिखाया जाएगा, इवन मास मीडिया के द्वारा इस चीज़ को पब्लिक ओपिनियन बनाया जाएगा। इसीलिए इंडिया में जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश बोल रहे हैं, जो इंडियंस इंग्लिश बोल रहे हैं और जो वेस्टर्न एक तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेस्टर्न मूवीज़ देखते हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स सुनते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। आपने ऐसी चीज़ें अपने आसपास फील की होंगी, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है ये इंडियन सोसाइटी में। तो ये क्या है, ये पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट किया गया है। भाई कोई कल्चर कम और ज़्यादा नहीं होता है, हर कल्चर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और यूनिक आइडेंटिटी है, बट कल्चरल डोमिनेंस के द्वारा अपनी स्टेटस को या अपनी पावर डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए अपने आप को सुपीरियर इस्टेब्लिश किया जाता है कुछ कल्चर के द्वारा। ये हर जगह होता है, हर एक सोसाइटी में होता है। ओके, और इसी तरीके से जब हम मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट में आते हैं तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो इसमें जो बुर्जुआ क्लास होती है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, वो कल्चर का इस्तेमाल करती है अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, और जो वर्किंग क्लास है वो ऐसी एम्बिशंस रखते हैं कि भाई हम भी इनके जैसे इनका कल्चर अडॉप्ट करें, इनके जैसे बने। तो एक तरीके से यहाँ पर सब्जुगेशन हो जाता है। गेटिंग इट? तो कल्चरल इंडस्ट्री जो कल्चरल डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन ऐड किया गया था, एक कंट्रीब्यूशन था फ्रैंकफर्ट स्कूल का मार्क्सिस्ट थॉट में, कि किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कल्चर का इस्तेमाल करती है अपने इंटरेस्ट पे और अपने डोमिनेंस को मेंटेन रखने के लिए। फिर से वही बात आ गई कि सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कल्चरल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं डोमिनेंस को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन, रेफिकेशन, हम ये दोनों ही पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे आपने एलिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ओके, एलिनेशन का कंसेप्ट क्या था कि एलिनेशन के कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि जो वर्किंग क्लास है वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके नहीं बनाती है। जो भी प्रोडक्ट वर्किंग क्लास बनाती है वो किसके इंस्ट्रक्शन में बनाती है? जो बॉसेस होते हैं, जो फैक्ट्री का मालिक कहेगा कि भाई हमारी फैक्ट्री में साइकिल बनेगी फॉर एग्जांपल, तो वर्कर को वेजेस चाहिए, सैलरी चाहिए, अपने घर बनाना है, अपना घर चलाना है, और उसके लिए उसको काम करना पड़ता है उस फैक्ट्री पे। दो कि वो वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है वो पेंटिंग करने पे है, बट पेंटिंग में उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो उसे उस साइकिल वाली फैक्ट्री पे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो वर्कर है उसका प्रोडक्ट से एंड जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने या बनाने के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा देन फिर वो काम करने में इतना बिजी हो जाता है कि सोसाइटी सोशल रिलेशन के लिए उसको टाइम नहीं मिलता, तो सोसाइटी से इस तरीके से उसे क्या हो जाता है, एक तरीके से सेपरेशन फील होता है, राइट। और इसी को कहा गया थ्योरी ऑफ एलिनेशन इन मार्क्सिज्म। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने एक्सप्लोर किया कि जो कंसेप्ट ऑफ रेफिकेशन है, कंसेप्ट ऑफ रेफिकेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो ह्यूमन बीइंग है वो एक अपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस या सोशल रिलेशन से कहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक कमोडिटीज़ के रूप में। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती हैं ये इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, सोशल रिलेशन है, ये एक कमोडिटीज़ के रूप में इनका कमोडिफिकेशन होता है, एक कमोडिटी के रूप में इंसान को ट्रीट किया जाता है। गेटिंग इट? तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल के सोशल रिलेशनशिप या जेन्युइन ह्यूमन एक्सप्रेशंस यहाँ पर मायने नहीं रखते हैं, और ह्यूमन बीइंग का अपने सोशल रिलेशनशिप और जो जेन्युइन ह्यूमन एक्सप्रेशन है उससे एक सेपरेशन की फीलिंग आती है। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस का एग्जांपल, आज की मार्केटिंग की दुनिया में हैप्पीनेस को हमने मटीरियल थिंग्स से जोड़ दिया है,
राइट, मटेरियल थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें कोई गिफ्ट करेगा, गिफ्ट कोई अभी लग्जरी गिफ्ट कर दे, हमें कोई महंगे गिफ्ट देता है, हम वो उसको हम हैप्पीनेस से जोड़ देते हैं कि भाई कोई दुखी है, जाकर गिफ्ट दो, वो खुश हो जाएगा। बट हम एक्चुअल में नहीं जानेंगे कि वो अनहैप्पी क्यों है। हम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली, आजकल जब हम जॉब करने लगते हैं, जो जो आज की जनरेशन है वो जॉब कर रही है, अच्छे खासे पैसे कमा रही है, वो सोचती है कि अपने पेरेंट्स को हम कार गिफ्ट कर देते हैं, घर दे देते हैं, दैट्स इट। बट यहाँ पर पेरेंट्स को ज़रूरत है आपके साथ क्वालिटी टाइम की, कि आप वीकेंड्स पे आकर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तब वो सोशल रिलेशनशिप रहेगी ना। आप उनके साथ चीज़ें शेयर करो, अपने सुख और दुख, तब आप जेन्युइन ह्यूमन एक्सप्रेशन कर पाओगे। बट आज के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनके साथ समय नहीं आप स्पेंड कर पा रहे हो। हाँ, बस आप उन्हें क्या दे सकते हो, मटीरियल थिंग्स दे सकते हो। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का कि यहाँ पर कैसे कमोडिफिकेशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग का, और किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी से एलिनेटेड फील करते हैं, सेपरेटेड फील करते हैं। राइट, क्योंकि आज की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो मार्केट की दुनिया है, उसमें इस तरीके का एक तरीके से ताना बाना ऐसे बुना गया है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट हो रही हैं। पहले आप देखोगे कि जो, अगर आपने कभी गाँव में देखा है कि कितना कोऑपरेशन होता था, कितनी हम्बलनेस होती थी, किसी के घर में कोई प्रोग्राम और इवेंट है तो गाँव के सारे लोग आकर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे। बट आज क्या है, आज किसी के पास टाइम है कंट्रीब्यूशन देने का? नहीं है। बोलेंगे भाई पैसे ले लीजिए, आप काम करवा लीजिए। होता है ना ऐसी चीज़ें। तो इसी बात का यहाँ पर क्या किया गया, एनालिसिस किया गया कि किस तरीके से ये काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल रीजन। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रीजन को रिजेक्ट किया है या क्रिटिसाइज किया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल का मानना है कि जो डोमिनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रीजन आपको पता है ना, सोचने समझने की क्षमता, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, राइट, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीज़, जो इंटेलिजेंस है, ये ओके। तो जो डोमिनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रीजन जो किस बात पर जोर देती है, जैसे कि इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी, इसके खिलाफ है कौन? फ्रैंकफर्ट स्कूल। अब भाई कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया गया ना कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं कि किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो एक तरीके से कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर करो, जैसे काम का डिवीज़न करो, या बॉस से क्लियर डायरेक्शन मिले, इस तरीके से हम इफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बेसिकली जोर दिया जाता है कि अपनी इफ़िशिएंसी को बढ़ाओ, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाओ, और ये सब किसके आधार पर होता है? इंस्ट्रूमेंटल रीजन, कि अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। ओके, तो ये सब किसके एक्सपेंसेस पे हो रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज के कॉस्ट पर हो रहा है। और तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कॉलर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि आजकल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम जोर दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल रीजन पे, और हम इग्नोर कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को, जो वाकई में ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिविटी है, ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लव, हैप्पीनेस, कंपैशन, इन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके, और इस आधार पर जो इंस्ट्रूमेंटल रीजन है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, इस तरीके से इसने क्या किया है? जेन्युइन ह्यूमन फ्रीडम को अंडरमाइन करती है, ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करती है। अब देखो सिंपल सा एक हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट, जो कारपोरेट सेक्टर, आपने नाम सुना होगा कि कारपोरेट जॉब, बड़ी बड़े एमएनसीज जो कंपनीज होती हैं उस पे जॉब करना। ओके, तो ये कारपोरेट जॉब में क्या होता है? यहाँ पर तो भाई आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं,
टारगेट पूरे करने तो आपको आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, एमबीए क्वालिफिकेशंस, आईआईटीएंस एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पर आपकी इफ़िशेंसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आप 12 घंटे काम कर सकें, 15 घंटे काम कर सकें, गेटिंग इट। तो इस तरीके आजकल के कारपोरेट का अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो ये चीज़ें को इम्पोर्टेंस दी जाती है, राइट। भाई यहाँ पर हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। भाई ह्यूमन बीइंग, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग। ओके, सोशल बीइंग मतलब हमें सोशल, अपने पेरेंट्स, जो हमारे अपने फैमिली है उसके साथ क्वालिटी टाइम की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था किस पे, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट में, कि जहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है और क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाता है। और इस तरीके से फाइनली क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जेन्युइन फ्रीडम अंडरमाइन की जाती है, गेटिंग इट। तो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कारपोरेट जॉब में कि भाई हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ और क्रिटिकल थिंकिंग और जेन्युइन ह्यूमन फ्रीडम को थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लें। तो भाई क्या करते हैं, जाओ वेकेशंस पे चले जाइए, छुट्टियां ले लीजिए और वेकेशंस मना कर आइए और अपने आप को रीजनरेट करके फिर से काम करिए। ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव लाए जा रहे हैं। ओके, तो ये समझ में आया कंसेप्ट इंस्ट्रूमेंटल रीजन का। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऐड की गई थी फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट में, वो थी अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म का। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने स्टडी किया कि 20th सेंचुरी में अथॉरिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट या रिजीम उभर कर आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ओके, अथॉरिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट जहाँ पर जो रूलर होता है वो अपने आप को तानाशाह समझता है, राइट। तानाशाह गवर्नमेंट आपने हिंदी में सुना होगा। सो तानाशाह गवर्नमेंट जहाँ पर रूलर के पास जो सारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो फ्रैंकफर्ट जो स्कूल के स्कॉलर्स हैं उन्होंने एनालाइज किया कि इसके पीछे काम क्या कर रहा है। भाई लोग अथॉरिटेरियन रूल को, तानाशाह गवर्नमेंट को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं इनका इरोजन क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या थे, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, गेटिंग इट। यहाँ पर फिर से देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स ही केवल कंसीडर नहीं किए गए। तो एक तरीके से जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इन्होंने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट में, बियॉन्ड द इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कहा कि भाई अथॉरिटेरियन जो रूलिंग बढ़ रही है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अंडरमाइंस हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब इस तरीके से साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स कैसे, यहाँ पे पर्सनालिटी कल्ट काम कर रहा है, मास साइकोलॉजी काम कर रही है। मतलब ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं सोसाइटी में कि भाई एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गए, इनकी पर्सनालिटी को सोसाइटी में एक ऐसी इमेज बनाई गई कि भाई इनसे अच्छा गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकता। ये ऐसा रूलर है जैसे हिटलर, मुसोलिनी, ये देश, ये इनके लिए एक तरीके से देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये देश को, कंट्री को, नेशन को सुपीरियर मान रहे हैं, राइट। और ये जो ये पर्सनालिटी है जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, ये नेशन के लिए कुछ भी करेंगे। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया सोसाइटी में। तो सोसाइटी या कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें ये साइकोलॉजिकल काम किया, ऐसी कंडीशंस बनाई गई, ऐसी इमेज क्रिएट की गई सोसाइटी में कि भाई हिटलर जो है, इनसे अच्छा देश के लिए कोई रूलर हो नहीं सकता। ओके और इस तरीके के जब नोशंस क्रिएट किए जाते हैं पर्सनालिटी के आधार पर कि भाई पर्टिकुलर रूलर या जो भी लीडर है नेशन का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या देश हित में यही होने चाहिए, या इनके लिए देश जो नेशन है सुपीरियर है। तो इसी तरीके से अब जब ये भावनाएं लोगों में आ जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं उस रूलर को। और जब लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगते हैं, जैसे कि हिटलर एंड मुसोलिनी के केस में हुआ था, तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो जाती है, अंडरमाइन हो जाती है।
कि लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं पाते कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनकी सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और इस तरीके से उभर कर आते हैं फासिस्ट रिजीम्स या अथॉरिटेरियन रिजीम्स, तानाशाह गवर्नमेंट आकर अपनी जड़ें जमा लेती हैं। गेटिंग इट? तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा, किसको? मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट में। नेक्स्ट है सोशल रिप्रोडक्शन। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल ने एक नई डायमेंशन को एक्सप्लोर की थी मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट में, वो था कंसेप्ट ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन। सोशल रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग यहाँ पर ये है कि द प्रोसेस जिसके द्वारा सोशल इनइक्वालिटी एंड डोमिनेशन को रिप्रोड्यूस किया जाता है अक्रॉस द जनरेशंस। ओके, सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सोशल इनइक्वालिटी, हम यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, देखो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखना। सोशल इनइक्वालिटी फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम हो गया, फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे ये चीज़। कास्ट सिस्टम के आधार पर सोशल इनइक्वालिटी स्टैब्लिश की गई थी। ओके, वट एवर द रीजन, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, बट सोशल इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा सोशल इनइक्वालिटी और डोमिनेशन को अक्रॉस द जनरेशन को रिप्रोड्यूस किया जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर, और इस सोशल इनइक्वालिटी और डोमिनेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए काम कौन करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली स्ट्रक्चर्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये कंट्रीब्यूट करते हैं समाज में सोशल हायरार्कीज, सोशल इनइक्वालिटी को क्रिएट करने में। एंशिएंट इंडिया के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत देखे होंगे तो किस तरीके से आपने देखा होगा, किस तरीके से समाज में सोशल हायरार्कीज और इनइक्वालिटीज क्रिएट की गई थी। ओके, तो ये कहते हैं सोशल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा किए जाता है? इसमें भूमिका किसकी रहती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका रहती है, फैमिली इंस्टीट्यूशंस की भूमिका रहती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपका रिलीजन आ जाएगा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, और ये अक्रॉस द जनरेशन इसको पास ऑन किया जाता है। जो कार्ल मार्क्स थे उनके थॉट पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर एनालाइज किया था, इन सोशल फैक्टर्स या कल्चरल फैक्टर्स के आधार पर नहीं। तो ये सारे क्या हो गए? कंट्रीब्यूशन हो गए फ्रैंकफर्ट स्कूल के मार्क्सिस्ट थॉट में। एक लास्ट है इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स। यहाँ पर देखेंगे हम कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम आप समझ रहे हो ना? ओके, सो जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का डोमिनेंस है, ये सारी चीज़ें। सो व्हाइल क्रिटिकल जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है, ये एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, कार्ल मार्क्स भी करता है, ठीक है, समझ में आते हैं। तो लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ये एम्फेसाइज करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है? एक इमेंसिपेशन का मतलब जानते हो ना, एक तरीके से एम्पावरमेंट करना, राइट? जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, उनका एम्पावरमेंट करना, उनमें ऐसी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ देना, उनकी क्षमताएं डेवलप करना, ताकि इस एक्सप्लॉइटेशन से वो को फेस कर सके, लड़ सके। गेटिंग इट? तो यहाँ पर हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और उन्होंने इस जो डेवलपमेंट ऑफ इसके लिए, अब हम ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इमेंसिपेशन कैसे कर सकते हैं जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, थ्रू विद द हेल्प ऑफ जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप करके। जैसे कि हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, जैसे कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में हमने देखा था ना कि किस तरीके से जो रूलर है उसको लोग ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं कि भाई नेशन के हित में यही अच्छा है ऑप्शन, राइट? तो यहाँ पर हमें जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो कहते हैं कि जो लोग हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा, और एक ऑल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर को क्रिएट करना होगा जो प्रायोरिटी किसको देगा? ह्यूमन डिग्निटी को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को। एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है।
और लोगों में जब क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी तो वो ये समझने लग जाएंगे कि भाई सोसाइटी में डोमिनेंस क्यों हो रहा है और डोमिनेंस किसका हो रहा है, इस डोमिनेंस से नुकसान किसका हो रहा है। तो धीरे धीरे लोग इस जो डोमिनेंस कल्चर है, जो डोमिनेंस सोशल ऑर्डर है, उसको अपोज करने लग जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया के में जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, जो सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया था, धीरे धीरे लोगों में जब क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आया तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करना शुरू किया कि भाई ये जो सोशल ऑर्डर है ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेटिव सोशल ऑर्डर है। राइट, आपने B.R. अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट पढ़े होंगे, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ओके, तो ये यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड है। बट ये बात करते हैं उस चीज़ को किस कंटेक्स्ट पे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल इन मार्क्सिस्ट थॉट। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डीप में, मैं काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को आपको समझा पाऊँ। मेरा मेन एम यहाँ पर ये था कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ रिगार्डिंग द फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कि क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट पे। तो आई होप कि मैं इस चीज़ पे सक्सेसफुल रही होंगी, कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाई होंगी। अब अपने लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ लिखो, आप इसे और भी अपने क्लास नोट्स के साथ एडिशनल पॉइंट्स बना सकते हैं। और आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार फिर से समराइज़ करना चाहूँगी आज जो हमने ये लेक्चर लिया है उसमें। तो इस तरीके से ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये सारे फ्रैंकफर्ट स्कूल के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिन्होंने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाले थे मार्क्सिस्ट थॉट पे, और एक तरीके से जो मार्क्सिस्ट थॉट है उसको एक ब्रॉडर फील्ड बनाया। इसमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, कल्चरल स्टडीज़, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब से इसे जोड़ा और एक तरीके से इसे क्या बनाया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और यहाँ पे इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्टेम्पररी कैपिटलिज्म एंड परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस एंड लिबरेशन आज भी कंटिन्यू है। आज भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड जो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, सोशल जस्टिस की डिमांड करते हैं, जो डिमांड करते हैं लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग की, रियल फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सोशल जस्टिस में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। आजकल जिस तरीके से दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ को फेस कर रही है, या सॉयल डिग्रेडेशन आप इस पे लिख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स लिख सकते हो, ये सब क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं किस पे, जो पुअर पीपल्स हैं। भाई रिच पीपल्स तो वो अच्छी जगह पर रह लेंगे, राइट, लेकिन जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज से प्रभाव पड़ा मानसून पर, और मानसून की वजह से या तो फ्लड आ गया या तो एक तरीके से ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया। इन सब का प्रभाव किस में पड़ेगा, फार्मर्स पे, रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर पे। तो वहाँ के लोगों की इनकम कम होगी और इस तरीके से उनका लिविंग स्टैंडर्ड और डाउन होगा, वो और पुअर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोशल इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है, पुअर पीपल्स के साथ में। तो ये आज भी अक्रॉस दी वर्ल्ड सोशल जस्टिस, लिबरेशन जैसे क्रिटिकल एनालिसिस लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेम्पररी कैपिटलिज्म सिस्टम में। इस चीज़ को आप ऐड ऑन कर सकते हो, और एक तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को करंट अफेयर से भी जोड़ दिया और कंक्लूड कर दिया। गेटिंग इट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। कमेंट करके मुझे बताना कि आज का लेक्चर कैसे लगा। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।